कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, नाबार्ड, समझना बात को, नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण ग्रामीण विकास बैंक, इसको कहते हैं हम नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको कहते हैं हम नाबार्ड, ठीक ठीक। तो आइए नाबार्ड की चर्चा बताते हैं, नाबार्ड के बारे में बताते हैं। देखो पहले क्या होता था, एक बात याद रखना, इसमें दो चीज लिखी गई है, इसमें दो चीज लिखा गया है, एक लिखा गया है कृषि और दूसरा लिखा गया है ग्रामीण विकास, ठीक। याद रखना कृषि और ग्रामीण विकास अलग अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आपको कृषि विकास करना है तो ग्रामीण विकास करना होगा, आपको ग्रामीण विकास करना है तो कृषि विकास करना, समझना, कृषि विकास करना है तो ग्रामीण विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है तो कृषि विकास करना। तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद आरबीआई ही, ठीक, आरबीआई ही देश में जो कृषि विकास होता था, जो कृषि विकास होता था, कृषि विकास और जो ग्रामीण विकास था, ग्रामीण विकास था, इन दोनों के लिए आरबीआई ही बैंक का काम करती थी, बैंक का कार्य करती थी। यानी कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए आरबीआई ही बैंक का काम करती थी, ठीक, समझना बात को, आरबीआई काम कर रही थी। आरबीआई का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा था। आरबीआई कहती थी सरकार से, अरे भैया हम आपके बैंक तो भैया है, आपने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी हमको बैंक बना दिया है। तो सरकार ने आरबीआई की पीड़ा सुनी, बात सुनी और 1981 में एक शिवरामन सिंह समिति बनाई, 1981 में शिवरामन सिंह समिति बनाई, शिवरामन सिंह समिति बनाई, 1981 में क्या बनाई, शिवरामन सिंह समिति बनाई। और शिवरामन सिंह समिति से कहा सरकार ने कि शिवरामन सिंह साहब आरबीआई की पीड़ा को सुनिए, भारत में कृषि और विकास के लिए एक अलग से बैंक की जरूरत है, आरबीआई कह रही है, बताइए हम क्या करें। शिवरामन सिंह ने कहा, रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि एक अलग से बैंक बना दीजिए जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ही समर्पित हो। तो शिवरामन सिंह समिति की रिपोर्ट पर, इसकी रिपोर्ट पर एक बैंक बना जो 1982 में अस्तित्व में आ गया, इसे कहते हैं नाबार्ड, इसे कहते हैं नाबार्ड। 1982 में बैंक आ गया, इस बैंक को कहते हैं नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक, ये बैंक बन गया। तो आप क्या कहोगे कि ये बैंक करेगा क्या? ये बैंक दो तीन काम करता है। कैसे? पहला काम बताता हूं। पहला काम ये होता है, फर्स्ट देखो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये सरकार है, ठीक, सरकार जब बजट लेकर के आती है, जब बजट चल क्यों नहीं रहा, सरकार जब बजट लेकर के आती है तो बजट में कहती है कि हम कृषि विकास के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, हम ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, कहती है ना। तो अपने बजट में कृषि विकास की किसी परियोजना को सरकार फंड देती है, कृषि विकास परियोजना को पैसा फंड देती है, कृषि विकास परियोजना को फंड देती है। बात को हमारे समझना, सरकार क्या करती है, कृषि विकास परियोजना को फंड देती है, सरकार ग्रामीण विकास की परियोजना को भी फंड देती है, ठीक, ग्रामीण विकास परियोजना को भी फंड देती है, वो फंड देती है, समझना, ये देती है, आप लोग जानते ही होंगे। यानी सरकार अपने बजट में फंड देती है, फंड मतलब पैसा देती है, किसको, तो ग्रामीण विकास को और कृषि विकास। पैसा एलोकेट कर दिया कि हम ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, कृषि विकास के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। तो ये पैसा सरकार देती किसको है, तो सरकार क्या करती है, अपने बजट में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए और कृषि विकास परियोजनाओं के लिए जो पैसा उसे देना होता है, सरकार ये फंड, ये पैसा सीधे दे देती है नाबार्ड को, सीधे दे देती है नाबार्ड को, सीधे किसको दे दी, नाबार्ड को। अब नाबार्ड से कहती है कि अब ये पैसा जहां ग्रामीण विकास की परियोजना पर खर्च हो रहा है उनको आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक, जहां कृषि विकास की किसी परियोजना पर खर्च हो रहा है उस विभाग को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो नाबार्ड उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक, यहां तक बात समझ में आई, सारे लोग बताएं। यानी नाबार्ड बना दिया गया, यानी सरकार अपने बजट में कृषि विकास परियोजना और ग्रामीण विकास परियोजना का जो भी फंड होता है वह सीधे किसे दे देती है, नाबार्ड को दे देती है, और नाबार्ड उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है ग्रामीण विकास परियोजना को और ट्रांसफर कर देता है कृषि विकास परियोजना, ठीक, यहां तक हो गया। तो यानी नाबार्ड का एक काम तो यही समझ गए आप लोग कि नाबार्ड का एक काम है ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पैसा ट्रांसफर करना और कृषि विकास परियोजनाओं को पैसा ट्रांसफर करना, सरकार से पैसा लेके प्रोजेक्ट तक पहुंचाना, ठीक, एक काम हो गया। इसी प्रकार नाबार्ड का दूसरा काम है, दूसरा काम सेकंड, जो गवर्नमेंट होती है हर साल जब अपना बजट लेकर के आती है तो बजट में कहती है कि हम कृषि ऋण के रूप में बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। जैसे अभी पिछला तो अंतरिम बजट था, चुनावी बजट था, उसके पहले वाला जो बजट था उसमें सरकार ने कहा कि हम 11 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण के रूप में दे रहे हैं, हम 11 लाख करोड़ रुपया किस रूप में दे रहे हैं, कृषि रूप में दे रहे हैं। अब सरकार ने कृषि ऋण के लिए
फंड दे दिया एग्रीकल्चर लोन पर, कृषि ऋण पर फंड दे दिया, या कह दो कृषि ऋण के लिए पैसा दे दिया। पैसा दिया सरकार ने, क्या कर दिया, कृषि ऋण के लिए पैसा दिया। अब सरकार ने कह दिया कि मान लो 11 लाख करोड़ रुपए हम कृषि ऋण के लिए दे दिए, तो सरकार देती किसको है? तो सरकार क्या करती है, ये कृषि ऋण के लिए जो पैसा है वो दे देती है नाबार्ड के लिए, नाबार्ड को। अब नाबार्ड से कहती है इसे किसानों तक पहुंचाओ। आप देखते होंगे कि नाबार्ड की कहीं शाखा नहीं है। अब नाबार्ड क्या करता है, इस पैसे को विभिन्न प्रकार के बैंकों को ट्रांसफर कर देता है। वो जितने भी बैंक हैं, जितने भी प्रकार के बैंक हैं, सभी बैंकों को इसमें से पैसा दे देता है। सभी बैंक्स को पैसा दे देता है। और बैंक से कहता है कि आप जिस जिस एरिया में हो वहां का जो किसान है, जब आपसे कर्ज मांगने आए तो उस किसान को आप ये लोन दे दो। समझ में आ गई बात नहीं समझ रहे हो? जो एग्रीकल्चर लोन होता है, हम जाते हैं ना किसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें, एसबीआई से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें, इलाहाबाद बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें, यूनियन बैंक से, ऐसा होता है ना। हम अपने गांव के चौराहे कस्बे पर जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, ट्रैक्टर लोन लेते हैं, खाद लोन लेते हैं, होता है ना। लेकिन ये हमको बैंक नहीं दे रहा है, इन बैंकों को दे दिया है कौन? नाबार्ड। नाबार्ड कहता है देखो हम जगह जगह शाखा खोलेंगे, तो जगह जगह शाखा खोल के अगर हम किसान को लोन बांटेंगे तो शाखा खोलने में कितना खर्चा लग जाएगा। भोजपुरी में कहावत कही जाती है, 9 की लकड़ी 90 खर्च, मतलब 90 रुपया खर्च करके 9 रुपये की लकड़ी खरीद के ले आया। तो नाबार्ड कहता है कि हम हर जगह शाखा नहीं खोलेंगे, सरकार अपने बजट में किसी के लिए पैसा लेके आई, पैसा हमको दे दी, हम बैंकों को दे रहे हैं, अब बैंक किसानों तक इस लोन को पहुंचा दें। यानी 2-3 काम एक साथ कर रहा है नाबार्ड। अब इन सबको आपस में मिलाते हैं, सबको आपस में मिलाते हैं। जब इन सबको हम आपस में मिलाते हैं तो एक काम क्या है कि गवर्नमेंट जो बजट में कृषि लोन के लिए पैसा दे रही है वो भी नाबार्ड बांट रहा है। जो गवर्नमेंट अपने बजट में ग्रामीण विकास परियोजना, कृषि विकास परियोजनाओं को फंड दे रही है, ये भी नाबार्ड के माध्यम। का मतलब नाबार्ड एक मध्यस्थ का काम कर रहा है, सरकार का पैसा ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कृषि विकास परियोजनाओं और किसानों को लोन के रूप में पहुंचा रहा है। एक बात और मैं बता देता हूं, कहीं भी नाबार्ड अगर आप गौर से देखोगे तो नाबार्ड डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है? सरकार पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है नाबार्ड को, गवर्नमेंट पैसा दे रही है नाबार्ड को, नाबार्ड पैसा दे रहा है विभिन्न प्रकार के संस्थानों को, विभिन्न प्रकार के बैंक्स को। कभी एसबीआई को पैसा दे रहा है, तो कहीं यूनियन बैंक है उसको पैसा दे रहा है, तो कहीं एक्सिस है। यानी बैंकों का नाम ना लिखें, हम कह सकते हैं कि नाबार्ड पैसा दे रहा है जितने भी प्रकार के बैंक हैं सभी प्रकार के बैंक्स को, नाबार्ड पैसा दे रहा है सभी प्रकार के बैंक्स को, और बैंक्स उस पैसे को किसान तक ले जा रहे हैं, ठीक। यानी गवर्नमेंट ने फाइनेंस पैसा दिया नाबार्ड को, फंड दिया, पैसा दिया नाबार्ड को। अब देखना, नाबार्ड इन बैंक को फाइनेंस दे रहा है, और ये बैंक क्या है? यह बैंक को कहा जाता है फाइनेंसिंग एजेंसीज। बैंकों को क्या कहा जाता है? वित्तीय संस्थान, ठीक। एक बहुत बढ़िया बच्ची लिख रही है, नाबार्ड एक तरह से बिचौलिया का काम कर रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि नाबार्ड जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसिंग एजेंसियों को फाइनेंस कर रहा है। इसलिए नाबार्ड को कहा जाता है कि नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, पुनर्वित्त का संस्थान है, क्या है? पुनर्वित्त का संस्थान है, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी, पुनर्वित्त का संस्थान है। समझा ना? रानी गायकवाड़, रानी बिटिया मुझे पहली बार दिखी है, जुग जुग जियो बिटिया, स्वागत है। ये पूछ रहा है रूढ़ी कितना मिलता है किसान को? कितना भी मिल सकता है, टेंशन मत लो। यानी नाबार्ड को हम कह सकते हैं कि नाबार्ड एक पुनर्वित्त का संस्थान है, नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, ठीक। नाबार्ड एक पुनर्वित्त का संस्थान है, नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। यहां तक क्लियर हो गया? बात हो गई? अब आओ, एक बैकग्राउंड है नाबार्ड का, अब एक एक बारे में बात बताता चलता हूं। याद रखना, किसी क्षेत्र में जो भी लोन फ्लो करता है नाबार्ड के माध्यम से, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, कम समय का लोन हो या लंबे समय का, किसके सहारे जाता है? नाबार्ड के सहारे। तो नाबार्ड की कहानी, नाबार्ड पर चर्चा हमने शुरू की तो हमने कहा कि नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड आज कृषि और ग्रामीण विकास के रूप में एक सबसे बड़ा संस्थान है। पहले आरबीआई ही कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक का काम करती थी। 1981 में शिवरामन सिंह समिति बनी, इनका रिपोर्ट आया और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई, ठीक। समझना, नाबार्ड की स्थापना की गई। अब एक दो बातें जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड क्या कर रहा है? ठीक, कृषि क्षेत्र में, अब एक दो बात, कृषि क्षेत्र में लॉन्ग टर्म लोन देता है और शॉर्ट टर्म लोन देता है, लंबे समय का और कम समय का लोन देता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आर्थिक गतिविधि की जाती है, जो कृषि से जुड़ी आर्थिक गतिविधि है, उसको भी लोन कौन देता है? नाबार्ड देता है, ठीक।
जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, एक फंड होता है जिसे कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसी फंड से गांव में आधारित संरचना बनाई जाती है। गांव में ग्रामीण सड़कें बन रही है, तालाब बन रहे हैं, कुएं बन रहे हैं। होता क्या है कि सरकार क्या करती है, यहां समझना, इस बात को समझा रहे हैं। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमें गांव में आधारित संरचना बनाना है, ग्रामीण अवसंरचना, अर्थात गांव में पानी पहुंचाना है, गांव में बिजली पहुंचाना है, गांव में सड़कें पहुंचाना है, गांव में नलकूप लगवाना है, इसे कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार क्या करती है, पैसा इसके लिए दे देती है, और पैसा दे देती है नाबार्ड को, पैसा दे देती है नाबार्ड को। नाबार्ड इस पैसे को रखने के लिए एक फंड बना देता है जिसे कहते हैं रूरल इंफ्रा फंड, रूरल इंफ्रा फंड। ठीक, यानी सरकार ने जो पैसा दिया नाबार्ड को, नाबार्ड ने उस पैसे को इस फंड में रख दिया, और फिर यहीं से उस पैसे को जो जो विभाग मांगेगा गांव में इंफ्रा के निर्माण के लिए, उस विभाग को देगा। यानी इसी फंड से रूरल इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा, रूरल इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। क्या होगा, रूरल इंफ्रा का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात, इसी पैसे से रूरल इंफ्रा का निर्माण होगा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत बताया जाए तो देखना। यानी नाबार्ड कर क्या रहा है, एक एक चीज को अलग अलग तरीकों से कृषि क्षेत्र में लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां जितनी भी चल रही है उनको ऋण दे रहा है, रूरल इंफ्रा फंड का क्रियान्वयन कर रहा है, सरकार पैसा दे रही है, ठीक, इसका क्रियान्वयन कर रहा है। समझना बात को, ये सब नाबार्ड के काम है। नाबार्ड ने 1992 में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया था जिसे कहा गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसे कहा गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। 1992 में नाबार्ड ने चलाया था ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से दूर करने के लिए, और जो खेती किसानी ग्रामीण महिलाएं थी उनको गरीबी से दूर करने में इस प्रोग्राम ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो 1992 से शुरू किया गया था, नाबार्ड भारतीय बैंकों को प्रोत्साहित करता है, क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, उसे बैंक से जोड़े और उन तक ऋण पहुंचाएं। कैसे, बताता हूं। ठीक, अच्छा, गुंजेश कुमार मिश्रा कह रहे हैं कि नाबार्ड सिर्फ क्षेत्रीय बैंक के लिए होता क्या? नहीं बेटा, नाबार्ड पूरे देश के लिए होता है। ममता क्या कर रही है कि मेरी आंखों में दिक्कत है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। अच्छा, आंखों में दिक्कत है ममता बिटिया, अच्छा, इसका कोई इलाज कराओ, और अगर समुचित इलाज जहां भी हो आपको नहीं मिल पा रहा ममता बिटिया, तो आप दिल्ली आओ पीडब्ल्यू वल्ली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर, मैं आपको एम्स में दिखा दूंगा, मेरी काफी जान पहचान है, और आपकी आंखों का मैं बेहतर इलाज करा दूंगा, आप स्वस्थ रहिए। आंखों का इलाज एम्स से बेहतर कहीं नहीं होता है। तो अगर आप जहां भी हो वहां इलाज कराओ, अगर ना होता हो तो आना दिल्ली, मैं आपकी आंखों का इलाज एम्स में अच्छे से करा दूंगा, सबसे टॉप मोस्ट का इलाज करा दूंगा। समझ में आ गई बात ना? ठीक, क्लियर हो गया? एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि आरबीआई के लिए काम करती है या सरकार के लिए? नाबार्ड सरकार के लिए काम करती है, नाबार्ड भारत सरकार के अधीन है। समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा, खुशी गहलोत कर रही है मेरी भी आंखों में दिक्कत है, तो आप लोग समझ लीजिए, एक बात जान लीजिए, अगर आंखों में दिक्कत है तो आंखों का इलाज पूरी तरह हो रहा है, भारत में हर जगह हो रहा है। किसी को अगर यह दिक्कत है कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो अपने हर विद्यार्थी के लिए मैं हूं, आइए आपको शानदार इलाज करा दूंगा, वर्ल्ड क्लास इलाज। ठीक, साक्षी करे सर आप सबका दवाई कराते फिरेंगे, अरे कार्य कराएंगे, हमारे विद्यार्थी है, तुम सब हमारे बच्चे हो, हम है किसके लिए, तुम सबके लिए तो है। दुर्गा करिए सर मुझे तो किडनी स्टोन बहुत छोटी मोटी बीमारी, उसके लिए एम्स क्या करेगी जाकर के? समझ रहे हो ना? हाँ, श्रेयांश करा, हम भी, हाँ भाई सब लोग हैं, सब लोग हैं। ठीक, चलो, ठीक, आ जाओ इधर। ये क्या है भाई कि नाबार्ड बैंक लिंक के सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम चला रहा है, ये है क्या? ठीक, अब बताता हूं क्या। देखो, नाबार्ड कहता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये मान लो कोई गांव है, ये गांव है, ये क्या है, गांव है, ये गांव है, इस गांव में जो ग्रामीण गरीब लोग हैं, ग्रामीण गरीब लोग, मान लो गांव में ग्रामीण गरीब लोग, ठीक, नाबार्ड कहता है इस गरीब लोगों की जो खेती किसानी मजदूरी करते हैं, इनकी जो महिला है, ये सारे लोग हैं, इनके घर की जो महिला है, नाबार्ड कहता है कि इन सभी महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, बैंकों से कहता है महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, सब जगह इन महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, देखिए आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक, और नाबार्ड कहता है कि देखिए इनके पास हुनर क्या है, ये अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं, ये आलू से चिप्स बना लेती हैं। ठीक, समझना बात को, ये करती क्या है? तो बैंकों से कहता है कि इनको इकट्ठा कीजिए, और इनको इकट्ठा करके इनका बना लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन बैंक में करवाइए। यानी बैंक से कहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप लोन दीजिए, लोन दीजिए, और इनसे कहिए अब कोई व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय, छोटा मोटा काम शुरू करें। इसी को कहते हैं बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक कहता है ये लोग अगर हमारा पैसा डूब गया तो नाबार्ड कहता है आप टेंशन मत लीजिए, नाबार्ड कहता है आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, नाबार्ड कहता है आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, नाबार्ड कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा हम देंगे। यानी नाबार्ड पैसा दे देता है बैंक को, बैंक उस पैसे को लोन के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव की ग्रामीण गरीब महिलाओं का होता है। ये लोग कोई काम धंधा खेती व्यवसाय करती हैं और धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकलती हैं। ठीक, ठीक, समझ गए बात को?
यही है बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम। यही है बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम। यानी बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम में क्या हो रहा है, गांव की जो गरीब महिलाएं हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। सब आंटी लोग हैं, लड़ाई भी करती इकट्ठा होती हैं, तो इनका बना लिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक से कहा गया इनका कागज पत्र रजिस्टर कर लो, इनको लोन दे दो और ये लोग कोई ना कोई काम धंधा शुरू करेंगे। पूछो क्या काम करना चाहती है, ठीक समझना बात को। और फिर बैंक कहते हैं भैया ये लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो नाबार्ड कहता है तुम्हारा क्या है, तुमको पैसा हम दे रहे हैं ना, तुम इन लोगों को पैसा आगे बढ़ाओ। ठीक, ममता सदक, ठीक, अनु समझ में आगे बात बटवा, ठीक। कोमल शर्मा कह रही है कि लोन न चुका पाए तो कोई पनिशमेंट मिलता है, नहीं इस पर कोई क्या पनिशमेंट मिलेगा। हाँ लोन वो यही है कि नाबार्ड क्या है, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। कैसे, तो नाबार्ड फाइनेंसिंग संस्थाओं को फाइनेंस कर रही है, सरकारी बैंकों को पैसा देती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पैसा देती है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है, आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई भी वित्तीय संस्थान उन सबको पैसा देती है और कहती है कि इस पैसे को कहां पहुंचा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर में पहुंचा दो। इसलिए चूंकि नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस देकर रहा है, इसलिए नाबार्ड को हम रीफाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं। अभी 2022 में नाबार्ड ने एक बड़ा बढ़िया काम शुरू किया, ठीक, और उस काम इतना बढ़िया शुरू किया कि पूछो मत। समझ में आगे बात। और उसे कहते हैं नाबार्ड की डेयरी फार्मिंग योजना। एकदम करेंट पर आ जाते हैं, पुरानी छोड़ देते हैं। नाबार्ड की डेयरी फार्मिंग योजना, ठीक। नाबार्ड स्कीम 2022 लाया नाबार्ड, और इसको कहते हैं नाबार्ड की डेयरी फार्मिंग योजना। समझना बात को, ठीक। नाबार्ड की डेयरी फार्मिंग योजना। अब देखो क्या है, नाबार्ड कहता है, ये नाबार्ड है, नाबार्ड कहता है, नाबार्ड कहता है, नाबार्ड कहता है कि हम पशुपालन के लिए पैसा देंगे, ठीक। और उस पशुपालन के लिए पैसा देंगे, नाबार्ड कहता है कि डेयरी खोलनी होगी। क्या खोलनी है, डेयरी, डेयरी खोलनी होगी। और कितनी गायों की, तो 50 गायों की। और 50 कैसी होनी चाहिए, देशी नस्ल की। क्या होनी चाहिए, देशी नस्ल। नाबार्ड कहता है देशी नस्ल की 50 गायें, ठीक, होनी चाहिए। नाबार्ड कहता है कि डेयरी खोलो और उसमें क्या पालो, 50 गाय पालो और 50 देशी नस्ल की पालो। यानी जो भारतीय नस्ल है, सिंधी पालो, साहिवाल पालो, तमाम प्रकार की गाय पालो। वो नीदरलैंड वाला चितकबरी गाय जो नहीं आती है जिसे जर्सी गाय कहते हैं, नाबार्ड कहता है उसको मत पालना। क्यों, उससे क्या दुश्मनी नाबार्ड की। दरअसल वो गाय भारत के माहौल में रह नहीं पाती है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ती है, मर जाती है। अब किसान बेचारा उन गायों को पालता है, गाय मर जाती है, किसान का बड़ा नुकसान होता है। तो नाबार्ड कहता है कि भाई डेयरी पालो 50 गायों का, 50 गायों का, देशी नस्ल की गायों का, और इस डेयरी के लिए हम तुमको क्या देंगे। नाबार्ड कहता है कि किसानों को हम तुमको लोन देंगे, लोन देंगे। क्या कहता है, किसानों से हम तुमको लोन देंगे। और नाबार्ड कहता है कि 50 गाय खरीदने के लिए तो लोन देंगे ही, देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए लोन तो देंगे ही, डेयरी फार्मिंग से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी साथ में लोन देंगे। डेयरी फार्मिंग से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी लोन देंगे, अन्य गतिविधियों के लिए भी लोन देंगे, अन्य गतिविधियों के लिए भी ऋण देंगे, ऋण देंगे। तो आप कहोगे कि डेयरी के लिए तो लोन दे रहा है, डेयरी के साथ की जाने वाली, ठीक, अन्य गतिविधियों को भी लोन देंगे। तो डेयरी फार्मिंग के साथ साथ अन्य गतिविधियां क्या है, तो डेयरी फार्मिंग के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं, नाबार्ड कहता है इसके लिए हमसे लोन ले लो। एक तो डेयरी के लिए लोन लो ही, अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हो, जैविक खाद बनाना चाहते हो, साथ में उसके लिए भी हमसे पैसा ले लो। यदि आप दूध रखने के लिए फ्रिज खरीदना चाहते हो तो उसके लिए पैसा ले लो। यदि आप डेयरी प्रसंस्करण उपकरण खरीदना चाहते हैं, मक्खन बनाने वाला, ठीक, बटर, मक्खन बनाने वाला, घी बनाने वाला, जो तमाम उपकरण आते हैं पैकिंग करने वाला, अगर इनको रखना चाहते हो तो इसके लिए भी लोन ले लो। अगर आप अपने दूध को शहर में बेचने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो तो डेयरी परिवहन सुविधा तक उसके लिए भी लोन ले लो। नाबार्ड कहता है कि आपका दूध ज्यादा हो रहा है, फट जा रहा है गर्मी में, तो फ्रीज खरीदने के लिए, ठीक, या बड़े स्तर पर करना चाहते हो, बड़ा फ्रीजर लगवाना चाहते हो, उसे डेयरी कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, ठीक। तो डेयरी के लिए आप कोल्ड स्टोरेज के लिए भी लोन ले लो। डेयरी पार्लर के लिए भी लोन ले लो। पार्लर मतलब वो दुकान नहीं कि गाय जाएंगे अपना बाल कटवाने, क्रीम लगवाने, मेकअप करवाने। पार्लर मतलब वो दुकान जहां डेयरी फार्मिंग के सारे सामान उपलब्ध होते हैं। तो अगर डेयरी पार्लर खोलना है तो उसके लिए भी लोन ले लो। अगर डेयरी के साथ साथ निजी पशु चिकित्सा क्लिनिक खोलना है तो उसके लिए भी लोन ले लो, ठीक, ये लोन ले लो, ठीक, समझ में आ गई बात। साथ साथ नाबार्ड ये भी कह रहा है कि इस लोन देने की जो शर्तें हैं बड़ी मजेदार है। नाबार्ड कह रहा है कि हम बेरोजगारों को प्राथमिकता देंगे, जो लोन देंगे वह बेरोजगारों को प्राथमिकता देंगे। दूसरी बात नाबार्ड कह रहा है कि इस लोन पर हम नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लेंगे, ठीक, ठीक, कोई ब्याज नहीं लेंगे। कितना मजेदार लोन है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि इस लोन की व्यवस्था ये है कि 25% पूंजी खुद इंतजाम करना होगा और 75% सरकार देगी। यानी मान लीजिए आप कोई ऐसा डेयरी खोलना चाहते हैं कि कुल लागत अगर 1 करोड़ की है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप 25 लाख की व्यवस्था कीजिए, 75 लाख रुपए सरकार देगी, यानी नाबार्ड देगा, और इस 75 लाख पर ब्याज नहीं लेगा, सिर्फ मूलधन वापस कर दीजिए। समझ में आ गई बात, ठीक। लक्ष्य है कि 3 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। अभी सारा फोकस नाबार्ड का इसी पर है, ठीक। रोहितास कह रहा है लड़के तो ले नहीं सकते, क्या फायदा, बेरोजगार लोग ले सकते हैं, लड़के कैसे नहीं ले सकते, ठीक। किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है। बैंक जाइए और कहिए कि हमें नाबार्ड 2022 स्कीम के तहत लोन चाहिए। बैंक जाइए और कहिए कि हमें नाबार्ड 2022 की स्कीम के तहत लोन चाहिए। समझ में आ गई बात। महत्वपूर्ण बातें हम सिर्फ महत्वपूर्ण बता रहे हैं, नाबार्ड ने बहुत काम किया है।
अब हम एक अलग डेवलपमेंट की बात करें, बैंक की बात करेंगे, जिसका नाम है सिडबी। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? सिडबी, जिसे कहते हैं भारत का लघु विकास बैंक, जिसे हम कहते हैं भारत का लघु विकास बैंक। ठीक, इसे हम कहते हैं भारत का लघु विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ठीक, सिडबी। ठीक, समझना। उसी पूछ रहे हैं, गुरुजी यदि कोई पशुपालन या कृषि संबंधित लोन नहीं लेना चाहता तो मिल सकता है क्या? एकदम मिल सकता है, लेकिन नाबार्ड से नहीं मिलेगा, तब सिडबी से मिलेगा। तो अगला डेवलपमेंट बैंक है जिसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल, जिसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल, यहां डेवलपमेंट छूट गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका निकनेम है सिडबी। सिडबी। ठीक, इस सिडबी को बनाया गया इस देश में एमएसएमई के विकास के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के विकास के लिए, एमएसएमई के विकास के लिए। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई का पूरा नाम है क्या है? माइक्रो, इस एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। ठीक, अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हम अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी कम से कम 2 दिन ही और चलेगा, बहुत विस्तार से हम पढ़ाते हैं। ये इकोनॉमी का बहुत कठिन चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप भी सहयोग कीजिएगा मेरा। कठिन है, बोरिंग है, अब जो है तो है, हम इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम हर बात समझा ले जाएं, ताकि आप आसानी से समझ जाए। ठीक, समझ गए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सिडबी। सिडबी की स्थापना की गई, कौन है? दिव्या क्या कर रही है? दिव्या क्या सवाल है तुम्हारा? कुछ दिक्कत है क्या बेटा तुमको? तुम लोग मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो ऐसा? मेरी मेहनत सफल हो रही। समझाता हूं, विकास बैंक। ठीक, सिडबी। सिडबी के बारे में कहा जाता है कि यह भी एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी ही है। सिडबी भी रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। कैसे? सिडबी काम करती है एमएसएमई के लिए, लेकिन सिडबी डायरेक्ट जाके एमएसएमई को पैसा नहीं देती है। सिडबी क्या करती है समझना, ये हमारी सिडबी है। सिडबी क्या करती है? ये हमारी सिडबी क्या करती है? ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी है। या पैसा देती है, या पैसा देती है हमारे अदर बैंक्स को, अदर बैंक्स को, जितने भी बैंक है, और इनसे कहती है कि हमारे पैसे को हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस तक पहुंचा दीजिए। हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस अर्थात हमारे एमएसएमई तक, हमारे ठीक एमएसएमई तक पहुंचा दीजिए। यानी सिडबी भी जो फाइनेंसिंग एजेंसी हैं, जो फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, उनको ही क्या कर रही है? उनको ही फाइनेंस कर रही है। इसलिए सिडबी को भी हम क्या कहते हैं? सिडबी को भी हम रीफाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं। इसे भी हम रीफाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं सिडबी का फुल फॉर्म अभी बताया तो था, फिर से बता दे रहा हूं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह सिडबी। तो सिडबी क्या कर रहा है? यह है सिडबी। या सिडबी किसके लिए काम कर रहा है? या सिडबी काम करता है एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक, अब समझना, सिडबी आजकल बड़े क्रांतिकारी प्रोग्राम चला रहा है। सिडबी का एक प्रोग्राम है, सिडबी की कुछ पहल जो अभी चल रही है बड़ी मजेदार। सिडबी का एक पहल है उद्योग आधार, या एमएसएमई के लिए इसने चलाया है। किसी को भी नई एमएसएमई खोलनी है तो परेशान नहीं होना है। सिडबी का पोर्टल है उद्योग आधार, उस पर जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहीं एप्लीकेशन दायर कर दीजिए। ठीक, आपको ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको नए यूनिट खोलने का लाइसेंस मिल। समझ में आ गई बात? एक है उद्यमी मित्र पोर्टल, सिडबी सब कर रही है, इस पोर्टल पर जाइए। ठीक, जिस व्यवसाय से संबंधित आप व्यक्ति हैं, कपड़ा बना रहे हैं तो सूद कहां मिलेगा, तकली कहां मिलेगी, बेचेंगे कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारी यहां मिल जाएगी। ठीक, समझना। सिडबी ने बनाया है क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड का मतलब होता है क्या? समझना, सिडबी के तहत एक फंड है क्रेडिट गारंटी फंड। सिडबी के तहत सिडबी का एक फंड है क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड। सिडबी का एक फंड है क्रेडिट गारंटी फंड। है क्या कि सिडबी अपने इस फंड में हमेशा पैसा रखती है, क्योंकि जो बैंक हैं या बैंक कई माइक्रो यूनिट्स को, यानी कई सूक्ष्म संस्थान हैं, माइक्रो यूनिट, कई प्रकार के माइक्रो यूनिट ऐसे हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म संस्थान ऐसे हैं जिन्हें बैंक लोन तो देता है,
जिन्हें बैंक लोन तो देता है लेकिन कुछ भी गिरवी नहीं रखवाता, गिरवी नहीं रखवाता। बैंक ऐसा क्यों करेगा? दरअसल सीडबी बैंकों से कहती है, सीडबी बैंकों से कहती है कि कुछ बहुत जो माइक्रो यूनिट है, छोटे छोटे यूनिट है, उनको छोटा छोटा कर्ज आ रहा है, उनको आप लोन दीजिए, बदले में गिरवी नहीं रखवाइए। फिर बैंक वाला कहता है भाग गया तो पैसा लेके, तो सीडबी कहती है टेंशन मत लीजिए, जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा हम आपका पैसा नहीं डूबने देंगे, इसके लिए हमने बनाया हुआ है क्रेडिट गारंटी फंड। ठीक। अब माइक्रो यूनिट का मतलब वो यूनिट, वो व्यवसाय जिनके लिए 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख लोन की जरूरत हो। 1-2 लाख लोन वाले कौन सिक्योरिटी रखने जा रहे हैं? ठीक, समझना। कुमकुम कहां तुम लोग आपस में लड़ रहे हो भाई? ठीक। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड भी नाबार्ड दे, कृषि वित्त, उसमें फिर हम नाबार्ड को लेकर आएंगे, कैसे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन देता है, सोलर पंप के लिए लोन देता है, खाद के लिए लोन देता है, बीज के लिए लोन देता है, सिंचाई के लिए लोन देता है। समझना बात। माइक्रो बिजनेस का मतलब ये होता है सूक्ष्म व्यवसाय जिसमें मैक्सिमम लागत 10 लाख तक की आती है और मिनिमम लागत 50,000 तक की आती है। यानी समझना, नाबार्ड कह रहा है, बैंक से कह रहा है, जैसे मुद्रा बैंक है, मुद्रा बैंक है, मुद्रा के तहत लोन मिलता है ना, अभी मुद्रा बताएंगे, मुद्रा के तहत लोन मिलता है ना। मुद्रा के तहत 3 प्रकार का लोन मिलता है, एक शिशु, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। एक शिशु और एक किशोर और एक तरुण। ठीक। मुद्रा के तहत 3 प्रकार का लोन मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, किशोर के तहत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलता है, तरुण के तहत 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिलता है, बस ये मिलता है। ठीक, समझना बात को, यही तो मिलता है। तो जैसे मान लो मुद्रा के तहत शिशु लोन दिया जाता है, कोई प्रवासी गया, कोई मजदूर गया, कहता है बैंक से हमको रिक्शा खरीदना है, रिक्शा खरीदने के लिए पैसा दे दीजिए। अब वो बिहार से कमाने गया है मुंबई, तो वहां कोई संपत्ति है जो गिरवी रखेगा, तो बैंक कहता है आओ, मुद्रा कहता है आओ शिशु लोन ले लो 50,000, मैक्सिमम 50,000 तो ले लो भाई, 20,000, 25,000 ले लो, रिक्शा खरीद लो। कोई गया है कहता है कि हमें सब्जी बेचने का दुकान खोलना है, तो 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच, तो बैंक कहता है चलो 1 लाख ले लो, सब्जी बेचने का दुकान खोलो, समोसा बेचो, गोलगप्पे बेचो, सब्जी भाजी कुछ बेचो। ठीक। कोई जाता है कहता है तरुण लोन दे दो, दुकान खोलनी है, तो इन सब लोन के बदले कोई संपत्ति बैंक नहीं गिरवी रखवाता है। अब ये लोग भाग भी जाते हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति ने रिक्शा लोन लिया मुद्रा बैंक से और रिक्शा चलाते हुए अपना बिहार चला गया, लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी है, तो सीडबी कहता है कि दीजिए पैसा दीजिए, सीडबी कहता है पैसा दीजिए, कोई बात नहीं दी। मुद्रा वाला कहता है 10 लोगों को देते हैं, 5 देता है, 5 भाग जाता है, क्योंकि आप कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहे हैं। यहां इन तीनों में कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, सरकार बिना गिरवी के लोन दे रही है, तो सरकार कहती है बड़े बदमाश सब लेके भाग जाते हैं। ठीक। तो सीडबी कहता है, कोई मुद्रा से कहता है कोई बात नहीं, हमने अपने पास क्रेडिट गारंटी फंड बनाया हुआ है, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया हुआ है, इस फंड में हमने पैसा रखा हुआ है, जो लोग भाग जाएंगे उनके बराबर का पैसा हम आपको दे देंगे, लेकिन आप लोन देते रहिए इन छोटे। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ठीक। एक व्यक्ति ने ऑटो लोन लिया, ऑटो चलाते हुए कानपुर चलाया, कानपुर का था, बैंक वाला हमसे बता रहा था एक बार। यही है सीडबी का क्रेडिट गारंटी फंड। सीडबी ने बनाया हुआ है एक लघु उद्योग विकास फंड, इसमें सरकार ने पैसा डाला हुआ है, देश के लघु उद्योगों के लिए जो जो भी फंड आवंटित करना होता है यहीं से होता है। सीडबी ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक, इस उद्यमी मित्र पोर्टल के तहत ही उदय मित्रा इन नए नए व्यवसायी जो व्यवसाय करना चाहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में, उनकी मदद के लिए सीडबी ने ही मुद्रा बैंक बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भारत की बड़ी शानदार परियोजना जिसने बहुत बढ़िया काम किया है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो भी पैसा मिलता है वो सीडबी ही देती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही स्टार्टअप इंडिया का संचालन करता है। ठीक, यानी जो हमारा सीडबी है, जो हमारा सीडबी है, देखो कितना प्रोजेक्ट चला रहा है, स्टार्टअप इंडिया चला रहा है। एक योजना है स्टैंड अप इंडिया, इस योजना के तहत 3 लोगों को ऋण मिलता है, या तो महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, या एससी हो या एसटी हो। इन लोगों को नया व्यवसाय और बिजनेस करने का अगर आइडिया इनके पास है तो इनको 10 लाख से लेकर के ठीक 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, बगैर कुछ भी गिरवी रखे, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना गिरवी रखे, बिना कुछ गिरवी रखे। बैंक जाओगे, यदि आप महिला है या एससी है या एसटी है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया, आप अपना प्रोग्राम बैंक को दोगे, बैंक 10 लाख से लेकर के 2 करोड़। यह योजना है स्टैंड अप इंडिया। इस स्टैंड अप इंडिया योजना का भी संचालन कौन करता है? सीडबी। साथ साथ सीडबी ने एक माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड का निर्माण भी किया, माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया। ठीक, क्या किया है? माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया, यहां से वह देश में माइक्रो इंटरप्राइजेज मतलब सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए पैसा मुहैया करा। ठीक, समझना बात को। ठीक, यानी सीडबी की पहल समझ गए। अब कई लोग पूछ रहे हैं स्टैंड अप इंडिया से लोन कैसे मिलता है, तो आपको अपना बिजनेस आइडिया उनको देना पड़ेगा, आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं गए और 2 करोड़ लेके चले आए। महिला में सभी वर्ग के लोग आएंगे, चाहे किसी भी ग्रुप की, चाहे वो ओबीसी या जनरल, कोई भी महिला हो, महिला में सभी आएंगे। इसके अलावा सिर्फ एससी और एसटी को ही मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? पूछिए पूछिए। हर्ष कह रहा मैं ब्लॉक हो गया, नहीं भाई ब्लॉक नहीं है, तू दिख रहा है। इसमें पुरुष, जनरल और ओबीसी का पुरुष नहीं ले सकता, पुरुष को चाहिए तो एससी और एसटी का होना चाहिए, महिला किसी वर्ग की ले सकती है। ये सीडबी की एक पहल है।
बताया जाए। ये पहल किसकी है? सीडीबी की है। कोई दिक्कत? कुंडेर कहाँ है? तो यहां तक समझ गए सीडीबी क्या क्या एकदम नई पहल करंट वाली अभी किया है। समझ गए ना क्या क्या किया है। और ये लोन किसी भी बैंक से आप ले सकते हो। ये पूछ अच्छा इसमें सब चोर बेईमान ज्यादा हैं, कुछ लोन लेके भाग गए तो अरे लोन संपूर्ण बुक कैसे पढ़े जैसे किताब पढ़ी जाते हैं। तो जूता बनाना आसान है, किसी भी चीज को बनाना वर्कर कहां मिलेंगे इसके बनने का। कोविड के समय सीडीबी ने बड़ा जानदार एक काम किया था, बताना जरूरी है। ठीक समझ में बात को। कोविड के समय सीडीबी ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था स्टेट प्लस कोविड 19। ठीक नाम था स्टेट प्लस कोविड 19। आपने गौर से देखा होगा कि जब कोरोना आया तो ना भाई इतना ज्यादा कोई सैनिटाइजर थोड़ा यूज करता था, तो मार्केट में ना सैनिटाइजर थे ना मास्क थे ना ये सब चीजें नहीं थी। नहीं, लेकिन आपको देखा होगा ना कि 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने लगे, हर किराने की दुकान पर मास्क लटका हुआ है, सैनिटाइजर लटका हुआ, खूब बिके, कहीं कोई कमी नहीं होगी। इसके पीछे सीडीबी का एक प्रोग्राम है। ठीक तो आप लोग ताली बजा करके सीडीबी का स्वागत कीजिए, जैसे थाली बजा और घंटा बजा के कोरोना भगाए थे, वैसे ताली बजा के सीडीबी का भी स्वागत कीजिए। ठीक सुमित पूछ रहा है सर जनरल कैटेगरी को लोन क्यों नहीं मिलता, बाद में बताएंगे। ठीक ना, अभी यहाँ देखो क्लियर हो गया, समझना। तो क्या हुआ था, सीडीबी ने जब कोविड आया तो सीडीबी ने एक प्रोग्राम चलाया, स्टेट प्लस कोविड 19 प्रोग्राम। कौन चला रहा है? सीडीबी चला रहा है। सीडीबी ने भारत की जो एमएसएमई थी, जो पहले से थोड़ी बहुत मात्रा में हैंड सैनिटाइजर बना रही थी, या कोई एमएसएमई जो तुरंत बनाने की शुरुआत करना चाहती थी, चाहे हैंड सैनिटाइजर बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे शू कवर बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे वेंटिलेटर बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे बॉडी सूट्स बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे मास्क बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे दस्ताने बनाने की शुरुआत करनी हो, चाहे गॉगल्स बनाने की शुरुआत करनी हो, सीडीबी ने कहा कि इनमें से किसी भी चीज का कोई एमएसएमई प्रोडक्शन करना चाहती है तो हम उसे 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं और 48 घंटे के अंदर दे रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजिए, खाते में पैसा जाएगा और विदाउट कोलेट्रल, कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखवाई। तो सीडीबी ने इन एमएसएमई को इतना पैसा भर भर करके दे दिया, इनके पास फंड की दिक्कत नहीं थी, तुरंत बनाने लगे, मार्केट एकदम पट गया। मार्केट पट गया। शू कवर क्या होता है? अरे जूते का कवर नहीं होता जो लैब में, जब लैब में जाते हो, आप किसी के लैब में जाते हो तो वहां कवर में पैर रखोगे, आपके जूते पर हरा हरा नीला रंग का नहीं कवर लग जाता, वही शू कवर होता है, वही जूते का कवर होता है। ठीक समझ में आ गई बात। ये कोविड में बहुत शानदार काम किया था हमारे सीबी ने। यहां तक समझ गए? पूरा हो गया। ठीक विशाल कह रहा है कि सर आईपीएल देखने के लिए कहां लोन मिलेगा? मेरे पास मिलेगा विशाल, आ देता हूं तुझे, आ देता हूं। मैं गांधी जी का डंडा लाया हूं, तेल पिला, ठीक ना, उनके लिए कागज मतलब वो चश्मा विशेष। चलो यहां तक हो गया। ठीक ठीक ये है हमारे ठीक सीडबी की कहानी, और ये है हमारा सीडबी। ठीक कौन कह रहा मेरा कमेंट क्यों नहीं देख, जैसी योजना है इसी के तहत नहीं आती। खिलेश्वरी एक है भाई, इसका नाम है, भारत की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, यही डिफरेंस होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। एक पूछ रहा इन्फ्लेशन कब पढ़ाएंगे, तो आएगा भाई, अभी तो बात शुरू हुई है, तो आप पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि तुम लोग इकोनॉमी के बादशाह हो जाओगे। सैनिटाइजर गलत लिखा है, अच्छा पवन कह रहा है सर आपसे दूसरी बार इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, अच्छा ठीक चला जा, ये सब हो गया। अब सीधे आते हैं हम पीएसएल पर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर। ठीक पीएसएल की अवधारणा, पीएसएल की अवधारणा। ठीक ताना अलवी क्या कर रही है कि मेरा भी कमेंट देख लिया करो। ठीक स्टूडेंट के लिए नहीं लोन मिलता, स्टूडेंट राधिका करिए, राधिका मिश्रा करिए, मेरे एक भी, अगर मैं सिर्फ कमेंट देखूं आता हूं एस एल, आ जाओ पीएसएल पर बात करते हैं, बात करते हैं, कल कहे थे ना पीएसएल, पी एस एल। ठीक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पीएसएल का पूरा नाम है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उधारी क्षेत्र, प्राथमिक उधारी क्षेत्र, या इसको ये भी कहते हैं प्राथमिक ऋण क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक ऋण क्षेत्र, या इसको कहते हैं हम प्राथमिक ऋण क्षेत्र। इसको प्राथमिक उधारी क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक ऋण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक समझना, यानी पीएसएल को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, हिंदी में इसे प्राथमिक उधारी क्षेत्र कहते हैं या प्राथमिक ऋण क्षेत्र कहते हैं। अब इसको मैं टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझाता हूं, देखो है क्या। ये जो बैंक है,
पहली बात, ये जो बैंक हैं, ठीक, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी लोन देते हैं, जो भी लोन देंगे, 60% लोन अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको दे दे। 60% लोन अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। यानी इन्हें कितना परसेंट लोन अपनी मर्जी से देना होता है? 60% लोन अपनी मर्जी से, ठीक, 60% लोन अपनी मर्जी से देना। नंदिनी समझ रही है बेटा? यानी बैंकों को कहा जाता है कि 60% लोन अपनी मर्जी से जिस क्षेत्र को चाहिए उसको दे दीजिए, लेकिन आप 40% जो लोन होगा, 40% जो लोन होगा, ठीक, 40% टोटल लोन का जो 40% होगा, उसे कुछ स्पेशल सेक्टर को देना होगा, स्पेशल सेक्टर को देना होगा। इसी 40% लोन को जिसे स्पेशल सेक्टर को देना होगा, इसे ही कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसे ही कहते हैं पीएसएल। यानी सहज परिभाषा ये निकली कि बैंक 60% लोन अपनी मर्जी से जहां चाहे दे सकते हैं, लेकिन 40% लोन इन्हें, ठीक, स्पेशल सेक्टर को देना होता है। इसी 40% को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं, इन्हीं को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। याद हो गया? याद हो गया? फिर से सुनिए, बैंक 60% लोन अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 40% लोन इन्हें स्पेशल सेक्टर को देना होता है, इसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना है? 40%। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? सीआर नहीं है, सीआर नहीं है, सीआर कुछ और होता है, बताऊंगा बाद में। इसी 40% को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। अब समझना बात को, स्पेशल सेक्टर को देना होता है बैंकों को, या स्पेशल सेक्टर क्या होते हैं, कौन डिसाइड करता है? तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार है, या स्पेशल सेक्टर डिसाइड करती है। भारत सरकार कहती है कि हमें देश के विकास और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ विशेष क्षेत्र, हमने स्पेशल सेक्टर डिसाइड किए। हमने क्या किए हैं? स्पेशल सेक्टर डिसाइड किए हैं, स्पेशल सेक्टर निर्धारित किए, ठीक। या स्पेशल सेक्टर जो जो निर्धारित करती है भारत सरकार, वह बता देती है आरबीआई को, ठीक, आरबीआई को लिस्ट दे देती है। आरबीआई स्पेशल सेक्टर की जो लिस्ट होती है, आरबीआई स्पेशल सेक्टर की जो लिस्ट होती है, उसे दे देती है किसको? बैंक को, ठीक। और बैंक से कह देती है कि जो हमने स्पेशल सेक्टर की लिस्ट है, टोटल लोन का 40%, टोटल जो लोन है इस लोन का 40% आप हमारे इस सेक्टर को दे दीजिए, ये हमारा पीएसएल है, ठीक, और 60% जहां चाहिए वहां दीजिए। समझ में आ गई बात? पीएसएल की परिभाषा समझ गई? आपस में बात ना करें कृपया। पीएसएल की परिभाषा समझ गई? बताओ, बात समझ में आ गई पीएसएल के बेटा लोग? ठीक, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, पीएसएल क्या है? 40% है। अब पीएसएल के बारे में बैंकों की दो कैटेगरी है, समझना। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, या जितने भी, यूं कहिए, जितने भी भारतीय बैंक हैं, जितने भी भारत के जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, प्लस वे विदेशी बैंक, वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, 20 से अधिक शाखाएं, अधिक शाखाएं। एक ग्रुप ये है, जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं और वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, इनके लिए पीएसएल है 40%। इनके लिए पीएसएल कितना है? 40%। वहीं जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आरआरबी है, और जो हमारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इनके लिए पीएसएल क्या है? 75%। इनके लिए भी पीएसएल क्या है? 75%, ठीक। समझना, जो भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या प्राइवेट क्षेत्र के हों, और भारत में काम करने वाले वे कमर्शियल विदेशी बैंक जिनकी कम से कम एटलीस्ट 20 शाखाएं तो हों, 20 से कम रहेगी तब वो पीएसएल में नहीं आएंगे, जो 20 या 20 से अधिक हो जाएगी वो पीएसएल में आ जाएंगे। इनके लिए पीएसएल 40% है। देश जो हमारा आरआरबी है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इनके लिए पीएसएल 75% है। अब ये मोटी मोटी चीजें समझ गए। अब पीएसएल के बारे में थोड़ा सा आइए शुरू से बात करते हैं, ठीक। शुरू से हम मोटी मोटी चीजें बता रहे थे, ठीक, तो बात करते हैं। तो बात है पीएसएल की अवधारणा। कहा गया कि सरकार उन क्षेत्रों को तय करेगी जो कल्याण, विकास, रोजगार, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक इन्हें लोन देने में प्रायोरिटी, प्राथमिकता देंगे, इसीलिए इन्हें प्राथमिक ऋण उधारी क्षेत्र कहा गया। बैंक इन क्षेत्रों को उधारी क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे उधारी देने में, इसलिए इन्हें प्राथमिक ऋण उधारी क्षेत्र कहा गया। सरकार आरबीआई को सलाह देती है और आरबीआई बैंक को निर्देशित करती है। सरकार आरबीआई को सलाह देती है और आरबीआई बैंक को निर्देशित करती है। अगर हम कहें कि कौन कौन पीएसएल के अंदर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर पीएसएल के अंदर आता है, एमएसएमई पीएसएल के अंदर आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट निर्यात ऋण पीएसएल के अंदर आता है, एजुकेशन पीएसएल के अंदर आता है, हाउसिंग पीएसएल के अंदर आता है, सोशल इंफ्रा सामाजिक अवसंरचना, अस्पताल, सीवेज सिस्टम, शौचालय, ये सब पीएसएल के अंदर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण ऊर्जा पीएसएल के अंदर आती है, और एक है कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग, इसमें सब आ जाता है, गरीबों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, सब आ जाता है, ठीक। समझ में आ गई बात? दीपिका बिटिया कुछ सवाल पूछना है? मैं ध्यान दे रहा हूं, बताओ क्या बात है? दीपिका बताओ क्या बात है?
ठीक, बताओ। हुआ, शिक्षा हुआ, आवास हुआ, गरीबों का आवास, कमजोर वर्गों का आवास हुआ, सोशल इंफ्रा हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुई, ये सब पीएसएल के अंदर आते हैं। अब देखो इसमें लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन आता है तो एजुकेशन ऋण नहीं मिलता। अरे इसमें एजुकेशन का मतलब ये होता है, इसमें एजुकेशन आ रहा है तो एजुकेशन का मतलब इसका होता है प्राइमरी स्कूल बनवाने के लिए, ठीक, बात समझ रहे हो। कहीं कोई कोई शिक्षण संस्थान है लेबोरेटरी बनवाने के लिए ऋण मांग रहा है तो उसको ऋण देंगे, तकनीकी संस्थानों को देंगे। बच्चा आईआईटी कर लिया है, अब वो आईआईटी करना चाहता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो बैंक से जाता है, लोन लेता है, वो एजुकेशन लोन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिलता है। बबलू कह रहे हैं डॉलर का इतना वैल्यू हाई क्यों है, तो डॉलर रुपया की तुलना में पहले चैप्टर में आएंगे बताएंगे, चुपचाप यहीं रह, बैंक पर अभी वो बहुत बाद में आएगा। ऋतु कह रही है एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लिख लिख करके बताए, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो। यानी पीएसएल के अंदर जो सेक्शन आता है, यानी कृषि के लिए लोन देंगे, एमएसएमई के लिए लोन देंगे। अभी कुछ देर पहले एमएसएमई लिख करके बताया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इतनी छोटी छोटी बातें लिख के बताने के बाद भी आपका कंफ्यूजन रहेगा, बच्चा लोग कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक, आशुतोष बहुत देर से कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। तो अब एक पूछ रहा है कि गुरु जी लोन सरकार से मिलता है कि प्राइवेट बैंक से। हमने अभी यहाँ पता बताया कि भारत का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दो बार बताया, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सब पीएसएल में आते हैं, विदेशी बैंक भी पीएसएल में आता है। ठीक, समझना बात को। यानी जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर कैटेगरी है उसमें आता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निर्यात ऋण, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चीजें आती है, ये सब चीजें आती हैं, ये सारी की सारी प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं। अब देखो कौन कौन प्रायोरिटी सेक्टर में देते हैं, तो जो हमने बताया इसी को, जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, और जितने भी विदेशी बैंक हैं, कम से कम 20 से अधिक शाखाएं होनी चाहिए। इन सबको बैंक क्रेडिट का 40% पीएसएल में देना होता है, टोटल बैंक लोन का 40%। जो हमारे आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और जो हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उन्हें बैंक क्रेडिट का 75% देना होता है। ये पीएसएल की कहानी है। अब जो 40% पीएसएल है उसका बंटवारा कर देते हैं। जो 40% पीएसएल है इसमें एग्रीकल्चर को देना होता है 18%, माइक्रो इंटरप्राइजेस को देना होता है 7.5%। ठीक, शेष जो बचता है वो कमजोर वर्गों को अग्रिम यानी गरीबों को ऋण, और जो अन्य सेक्टर है उनको दे देना होता है। इस एग्रीकल्चर में जो 18% दिया जाता है, इसमें 8% जो पैसा है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर अर्थात लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाता है। जो शेष 10% पैसा बचता है वह एग्री इंफ्रा पर खर्च किया जाता है। ठीक, एग्री इंफ्रा पर खर्च किया जाता है, कृषि अवसंरचना पर खर्च किया जाता है, वह एग्री इंफ्रा पर खर्च किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये 40% का बंटवारा है, किसी कोई दिक्कत। ठीक, बताओ। अभी अब वहीं पर ये आरआरबी है, जो आरआरबी का 75% है उसको कह दिया गया है कि कृषि में 18% देंगे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को 8% देंगे, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% देंगे, वीकर सेक्टर यानी कमजोर को 15% देंगे, शेष अदर को जहां चाहे वो बांट देंगे। क्लियर हो गई, शेष अदर को जहां चाहे वो बांट देंगे। उसी प्रकार से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का है कि 75% इनको पीएसएल में देना है, तो 40% जो पीएसएल के लिए अनिवार्य है, यानी जो वो 40% वाले बैंक जिस क्षेत्र में दे रहे हैं, ये भी 75 में से 40% उनको देंगे। से जो 35% बचा उसमें से 35 में से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देख लेंगे कि हम किस क्षेत्र को दें जहां अधिक लाभ होने की संभावना है। समझ में आ गई बात। यहां भी इस 75 में कृषि को 18% देना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% देना है, कमजोर वर्ग को 10% देना है। ये बंटवारा है। उनके 40%, यहाँ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का क्या है कि जो उनका 40% है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का और विदेशी बैंकों का जिस जिस सेक्टर में 40% देना, तो आपको भी उन्हीं 40, आपको भी अपने 75 में से 40% उन्हीं को फॉलो करना। शेष 35 को आप तय कर लीजिए कि कहां आपको फायदा हो रहा है, वहां देंगे। अब इस 40 में से कृषि को 18 दे देना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5 दे देना है, कमजोर वर्गों को 10 दे देना है। समझ में आ गई बात। ठीक, बात चल रही है यहां तक समझना। ठीक, अब ठीक, ये कहानी रही पीएसएल की। अब थोड़ी बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की। उमंग कह रहे हैं कि सर संपूर्ण बुक से भी नोट्स ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब आप दुनिया पूरा अर्थव्यवस्था पर जालो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं भैया इस पर जरूर फोकस करना, इसके अलावा आप संपूर्ण बुक या किसी बुक से नोट ऐड कर लो, वो कोई बुरी बात थोड़ा है। ऐसे बीएस मतलब होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। क्योंकि इतना विस्तार से इन सबको बता चुके हैं, इसलिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की जगह अब ऐसे बीएस लिख सकते हैं। मेरी एक भी क्लास आप लोग मिस करना मत कीजिएगा, क्योंकि जो पिछली मिस करता है इसमें उसको दिक्कत होती है। ठीक, राहिल पठान, अच्छा ए, भाई ए किसका नाम है, ए कह रहा सर प्लीज बता दीजिए, पीएस समझ नहीं आया, पीएसएल समझ नहीं आया। देखो कुछ अब पीएसएल तुम ऐसे समझो, ये बैंक है हमारे, कहीं भाग गए, ये बैंक है, तुमको एक लाइन में बता दे रहा हूं, फिर ये वीडियो दोबारा देखना, ये हमारे बैंक है। ठीक, बैंक जो भी लोन देते हैं, जो भी लोन देते हैं, बैंक को कहा गया कि जो लोन देंगे उसका 60% के लिए आप फ्री हैं, जहां चाहिए वहां अब दीजिए। आरबीआई कहती है लेकिन जो आप 40% लोन है आप वहां उस क्षेत्र को देंगे जिसे हम बताएंगे, उस क्षेत्र को देंगे, उस क्षेत्र को देंगे जिसे हम बताएंगे, जिसे हम बताएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। आरबीआई जिस जिस क्षेत्र को बताती है उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और साथ साथ जो इस
ये जो 40% है जो इस प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया जाता है, इसी पूरे को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यानी लैंडिंग मतलब होता है उधारी देना। अर्थात अगर बात किया जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई जिन जिन सेक्टर का नाम बैंकों को देती है कि सेक्टर को 40% लोन अनिवार्य दीजिए, उस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। पूछा जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, तो हम कहेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, 40% है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? राजकुमार गुप्ता लिख रहा है हैप्पी बर्थडे। दिमाग खराब हो गया है, कोई अपने गुरु से मजाक करता है रे। लिख रहा है हैप्पी बर्थडे गुरु जी। किसने तुम्हें संस्कार दिया? तुम सबको गुरु से कहीं मजाक किया जाता है पागल? हम हिंदुस्तान के लोग हैं जहाँ कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु स्वयं महेश्वर है। जैसा तुम लोगों को अच्छे गुरु मिले नहीं, गलती तुम लोगों की नहीं, सॉरी गलती तुम लोगों की नहीं। भारत के शिक्षकों ने अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा नहीं किया। शिक्षक ये समझ लिया कि हमके क्लासरूम में जाना है, पढ़ाना है, तनख्वाह लेकर के आ जाना है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर काम करना छोड़ दिया। इस मुल्क के शिक्षकों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं, सच है, और आज भी नहीं पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आप गौर से देखिए ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके आए, प्राइमरी एजुकेशन में प्राइवेट में पढ़े हो तो केवल उनको फीस उगाई करनी रहती है, सरकारी में पढ़े हो तो पढ़ाते ही नहीं है। इंटर कॉलेज की भी हाल है, प्राइवेट में पढ़ो तो पढ़ाते नहीं है, सरकारी में प्राइवेट में पढ़ो तो फीस उगाई में रहते हैं, सरकारी में पढ़ो तो पढ़ाते नहीं है। डिग्री कॉलेजों की यही हालत है, प्रोफेसर साहब आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम की हालत यही है, सबको अपने तनख्वाह बनाने में लगना है। इससे शिक्षक ने विद्यार्थी के चरित्र निर्माण पर, शिक्षक ने विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण पर काम ही नहीं किया, नहीं किसी ने काम किया। इस देश के शिक्षकों ने उत्तरदायित्व नहीं निभाया। माता पिता के गर्भ से उत्तरदायित्व शिक्षक ने विद्यार्थियों को चाहिए न चाहिए, वो सब बना लेगी, स्कूल बना लेगा, सब कुछ बना लेगा। लोगों ने बनाया। हमारे इस मुल्क की शिक्षा व्यवस्था को देखता हूं, हम अकेले अलग जगह रखेंगे, कोई अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, हम हर विद्यार्थी में। आ गई बात? तो पीएसएल की कहानी हो गया, पीएसएल पूरा हो गया, पूरी तरह पीएसएल समझ लिया आप लोग, ठीक? पूरी तरह रिवाइज तो नहीं करना पड़ेगा, समझना, यही बात है पीएसएल की, ठीक? यही बात है पीएसएल की। सरकार कहती है, आरबीआई से कहती है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, बैंकों से कह दो इस सेक्टर को 40% लोन दे दें, बस यही प्रायोरिटी सेक्टर है। जो कमर्शियल बैंक है, जो 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक है, वो 40% दे दे। जो हमारा आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, वो 75% दे दे। कहती है यही हमारा सेक्टर है, यही हमारा सेक्टर है, ठीक? ठीक, सरकार कहती है ये हमारा सेक्टर है। कहां गया? ये हमारा सेक्टर है। कमजोर वर्ग है, कृषि है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक? अच्छा, साक्षी करे उसमें कुछ गलती मिलता है जो नोट्स देते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक ना? ठीक। ठीक, अब छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद एनपीओ की ओर आते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की, सूक्ष्म वित्त की, ठीक? इसकी माइक्रो फाइनेंस की, सूक्ष्म वित्त की, ठीक? क्या है माइक्रो फाइनेंस? देखो, जो छोटा छोटा उधारी होता है ना, जो छोटा छोटा कर्ज होता है, उसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस मतलब पैसा, माइक्रो मतलब छोटा। मुद्दा क्या है? कई लोग समझते हैं कि ये बैंकिंग का, ये बैंकिंग में नहीं है, ये भी बैंकिंग में है, लिखा गया है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब वित्त, छोटा वित्त। इसी को क्या कहा गया है? सूक्ष्म वित्त। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म हिंदी सूक्ष्म, वित्त मतलब फाइनेंस मतलब वित्त, सूक्ष्म वित्त, छोटा पैसा, छोटा पैसा, ठीक? छोटा पैसा। आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा पैसा क्या करता है, ठीक? ये छोटा पैसा क्या करता है? तो छोटा पैसा करता ये है दोस्तों कि बहुत छोटे छोटे लोग हैं, उन्हें उनके छोटपन से बाहर निकाल देता है, इनको गरीबी से बाहर निकाल देता है। आजकल देखते होंगे कि गांव में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से कर्ज मिलता है, तब कहती हैं गरीब लोगों को कर्ज मिलता है, तब कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्जा लेके आ रहे हैं। वो क्या है? वो छोटा पैसा है, छोटा फाइनेंस, ठीक? 25,000 रुपए से लेकर के आमतौर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलता है, वो 25,000 से लेकर के 2 लाख के बीच मिलता है। मैक्सिमम पैसा इसमें 50-60,000 ऐसे मिलते रहता है, ठीक? गरिमा क्या पूछ रही है? पूछो बेटा, तो क्या सवाल है भाई? सवाल जल्दी दो, इतने तुम क्या आलतू फालतू चैट रहते हैं, सवाल हाँ महिला सब ऐसा कैसे नहीं बनेगा? मैं इकॉनमी पढ़ा रहा हूँ, इन सबको दिल का बीमारी लगा। इधर आओ, जब कहता हूँ सवाल करो तो सवाल पूछते नहीं है सब, उसके बाद कहते हैं कि मेरा डाउट नहीं लेते हैं। चलो जरा, तो क्या है सूक्ष्म वित्त? छोटा पैसा। तो छोटा पैसा कौन लेगा? गरीब आदमी तो लेगा, अमीर आदमी नहीं लेगा भाई, अडानी अंबानी नहीं लेगा, ठीक? समझ में आ गई बात, ठीक? समझना। अच्छा गरिमा का चला जा रहा है ऊपर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, चल ले लूंगा तेरा कमेंट, टेंशन मत ले। तो छोटा पैसा, तो छोटा पैसा सूक्ष्म वित्त, गरीब आदमी तो लेगा, गरीब से बाहर निकलने के लिए तो लेगा। तो याद रखिएगा, ग्रामीण और शहरी गरीबों को बहुत ही सूक्ष्म राशि उधार दी जाती है, ठीक?
बहुत ही सूक्ष्म राशि उधार दी जाती है। अभी सौम्या मिश्रा का सवाल मुझे नहीं मिला है, टॉपिक पढ़ा दूं, सबसे लास्ट में कहूंगा इत्मीनान से सब लोग सवाल पूछ लेना। अभी सवाल मेरे पास आ ही नहीं पा रहा, कट 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 कमेंट बॉक्स आलतू फालतू बातों भरा हुआ है, ठीक, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रही है। लास्ट में आप सारे सवाल ले लीजिए, ठीक, समझ में आ गई? जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो लास्ट। तो ग्रामीण और शहरी गरीबों को बहुत सूक्ष्म राशि उधार दी जाती है, बहुत छोटा छोटा पैसा उधार दिया। इसी सूक्ष्म राशि को ही है हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। या जो राशि दी जाती है कृषि ऋण के रूप में दी जाती है कि खेती किसानी में कुछ खाद बीज खरीद ले, कुछ सब्जी भाजी बिक्री करने लगे। व्यवसायिक ऋण के रूप में दी जाती है, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर ले, अचार पापड़ चिप्स बनाने लगे, ठीक। कहीं कहीं आश्रय ऋण के रूप में दी जाती है, छत टपक रही है, ठीक करवा ले भैया, कुटिया बना ले, ठीक, एक कमरे का घर बनवा ले, समझना समझना, ठीक, समझ रहे बात को? इन सब के लिए पैसा दिया जाता है। तो कौन देता है? तो कौन देता है? एक बात कही, बिटिया ने मेरा दिल गदगद हो गया, अभी चर्चा करूंगा इस बात पर। अभी माइक्रो फाइनेंस पर ही रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है भाई, हम कह रहे हैं माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है, जो गरीबों को दिया जाता है, कृषि ऋण के रूप में दिया जाता है, व्यवसायिक ऋण के रूप में दिया जाता है, आश्रय रूप में ऋण के लिए दिया जाता है। ये माइक्रो फाइनेंस गरीबी से निकलने का बड़ा बहुत बढ़िया उपकरण है, ठीक, समझ बात। अब आप कहोगे कि कौन देता है? ये जो ऋण है ये देता कौन है? माइक्रो फाइनेंस कौन कौन देता है? तो भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, यानी सार्वजनिक बैंक है, वो देते हैं। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो देते हैं। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो देते हैं। जितने भी किसी रूप में छोटे मोटे से जो भी रजिस्टर्ड बैंक है सब देते हैं। जितनी भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है वो देती है। तमाम प्रकार की सोसाइटी और ट्रस्ट देते हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान की रणनीति यह है कि वर्तमान में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में रणनीति यह है कि गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, ये जितने भी आपने संस्थान देखे इन सभी संस्थानों से गवर्नमेंट कह रही है, जितने भी हमने पढ़ाया कौन देता है में, कि आप जाइए, जो गांव है, ग्रामीण समाज है, कस्बा है, उन कस्बे में जो गरीब लोग हैं उस गरीब घर की एक एक महिला को इकट्ठा कीजिए, एक एक महिला को इकट्ठा कीजिए, ठीक, और इस महिला को मिलाकर के बनाइए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसका बैंक से रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन पहुंचाइए ताकि ये कुछ आर्थिक गतिविधि करे। भारत में आज के डेट में 83 लाख, इसी साल का बजट कहता है, बजट 2024-25 है, जब पूर्ण बजट आएगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी तो अंतरिम बजट आया था, जो अभी लास्ट बजट है, जो बजट 2024-2025 है, ये बजट कहता है कि भारत में 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 83 लाख 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कितने हैं? 83 लाख सेल्फ हेल्प। शानदार, इसमें करीब 50 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10-10, 20-20 महिलाएं। साथ साथ इस बजट ने बहुत बढ़िया बात कही कि 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में से लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। तो इस 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में से 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई। यानी 1 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से इतना आय कर ली हैं कि सब घर परिवार का खर्चा चला के भरण पोषण करके 1 लाख रुपए एक साल में बचा ले रही हैं। ये 1 करोड़ लखपति दीदियां नहीं है, ये 1 करोड़ वे परिवार हैं जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। समझना, लक्ष्य रखा गया है कि अगले 2 सालों में हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। 1 करोड़ लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम से हमने बना लिया है, ठीक, समझना बात को। तो बात करते हैं पुनः शुरुआत से, ठीक, समझना बात को। पुनः बात करते हैं यहां से शुरुआत से। माइक्रो फाइनेंस यानी ग्रामीण और शहरी गरीबों को बहुत सूक्ष्म राशि उधार दी जाती है, इसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। या कृषि ऋण होता है, व्यवसायिक ऋण होता है, आश्रय ऋण होता है। कौन देता है माइक्रो फाइनेंस? पब्लिक सेक्टर के बैंक देते हैं, कमर्शियल बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक देते हैं, रजिस्टर्ड बैंक देते हैं, रजिस्टर्ड एनबीएफसी देती है, सोसाइटी देता है, ट्रस्ट देता है। वर्तमान में इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक लोगों का स्वैच्छिक समूह होता है, खुद ही ग्रुप बना लेते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को ऋण देते रहते हैं। दूसरा जो सरकार कहती है उसे बैंक लिंक के सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, या रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्थिक गतिविधियों का सृजन करता है। आज ये गरीबी हटाने का प्रमुख उपकरण बन गया है। कैसे प्रमुख उपकरण बना है, यहाँ हमने समझाया आपको, ठीक, ये हमने बजट की उपलब्धियां बताई। अर्थात हम बहुत तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पैसा पहुंचा करके गरीबी हटा रहे हैं, यानी बहुत तेजी से हम माइक्रो फाइनेंस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक। माइक्रो फाइनेंस को तेजी से पहुंचने के पीछे भारत सरकार की 2016 में लाई एक योजना भी है, और उस भारत सरकार ने 2016 में जो योजना लाई थी उसने और भी माइक्रो फाइनेंस को तेज किया, और वो योजना थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसायों को ऋण दिया गया।
इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कहा गया कि गैर कृषि क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र को तो हम दे रहे हैं, गैर कृषि क्षेत्रों में खेती के अलावा जो लोग छोटा छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं उनको हम लोन देंगे। और यह भी कहा गया कि जो लोन देंगे वो स्वरोजगार के लिए देंगे और यह लोन कोलेटरल फ्री होगा, अर्थात संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। कोलेटरल फ्री होगा, ठीक, संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी, फ्री होगा, यानी आपको संपत्ति गिरवी रखनी नहीं होगी। और इसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को यह कहा गया कि ठीक है भाई, गरीबों को कोलेटरल फ्री लोन देंगे, संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी, तो देंगे कौन सा बैंक देगा? जिसके लिए मुद्रा बैंक स्थापित किए। नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर मुद्रा बैंक की बात करें तो मुद्रा बैंक का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो का एम ले लिए, यूनिट्स का यू ले लिए, डेवलपमेंट का डी ले लिए, रीफाइनेंसिंग का आर ले लिए, एजेंसी का ए ले लिए, बन गया मुद्रा। माइक्रो का एम, यूनिट्स का यू, डेवलपमेंट का डी, रीफाइनेंसिंग का आर, एजेंसी का ए, बन गया मुद्रा। यह मुद्रा माइक्रो बिजनेस को लोन देगा, छोटे छोटे व्यवसाय को लोन देगा। यह मुद्रा बैंक जो लोन देता है उसकी 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन? तो 3 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी को कहते हैं शिशु लोन। कोई मजदूर जाता है, मुद्रा बैंक कहता है कि हम शिशु लोन चाहिए, तो उसको 50,000 तक की उधारी दे दी जाती है। कोई उससे अधिक का चाहता है, कहता है हमें किशोर लोन चाहिए, उसको 50,000 से 5 लाख की उधारी दे दी जाती है। कोई कहता है हमें तरुण लोन चाहिए, उसको 5 से 10 लाख की उधारी दे दी जाती है। समझ में आ गई बात? साथ ही साथ मुद्रा बैंक अन्य माइक्रो फाइनेंस बैंक की निगरानी भी करता है। भारत में जो अन्य माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो छोटा छोटा उधारी दे रहे हैं, उनकी निगरानी भी मुद्रा बैंक करता है। अब आप कहोगे मुद्रा को कहां से पैसा मिलता है? तो मुद्रा को पैसा सीडीबी देता है। याद है सीडीबी में बताए थे मुद्रा, ठीक ठीक, याद बताए थे ना कि सीडीबी मुद्रा को भी पैसा देता है, तो उस मुद्रा को सीडीबी द्वारा लोन दिया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो थोड़ा सा और काम देख लेते हैं। लोन के अलावा मुद्रा बैंक क्या करता है? तो लोन के अलावा देखते हैं कि यह माइक्रो फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन करता है। कोई प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है, कहता है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करेंगे, यानी हम पैसा लेकर आए हैं, छोटा छोटा लोगों से उधारी देंगे, ब्याज वसूली करेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन मुद्रा बैंक करेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के लोन नहीं भर सकते हो, ठीक। और साथ साथ जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनको समय समय पर दिशा निर्देश देता है, गाइडलाइन देता है, ताकि सूक्ष्म वित्त पोषण देश में आसानी से हो सके, अच्छे से हो सके। जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इन सबको रेटिंग देता है मुद्रा बैंक, की रेटिंग देता है कौन वाला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है अच्छे से, कौन नहीं काम कर रहा है। या क्रेडिट गारंटी फंड का भी निर्माण करता है, क्योंकि मुद्रा बैंक में भी देखिएगा जो लोन दे रहा है बिना कुछ गिरवी रखे दे रहा है, नहीं वापस आया तो भरपाई कहां से करेगा? इसके लिए भी क्रेडिट गारंटी फंड बना करके रखता है। ये रहा माइक्रो फाइनेंस, ठीक। बताओ बच्चों, बच्चा पार्टी, बदमाश बच्चा पार्टी बताया जाए। सुमन सिंह कह रही है बहुत बोरिंग जैसा, यूपीएससी। अब हम करने के लिए था, टेलीविजन शो पड़े हुए हैं, देख लीजिए, सोशल मीडिया सब कुछ। समझ गए? करण करे क्लियर बा गुरुजी, बा ठीक बा बेटा, आगे समझ में। चलो इसकी बात, अरे मुझे कई भाषा आती है, बता 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 बेटिया बता। आप मुद्रा के पास आ गए और कह रहे हो कि मैं जो भी कोई नाम रखो, मैं एक्स व्यक्ति हूं, मैं सूक्ष्म वित्त संस्थान खोलना चाहता हूं, तो मुद्रा बैंक कहेगा ठीक है, हम आपको सूक्ष्म वित्त संस्थान का दर्जा दे देते हैं, हम आपको सूक्ष्म वित्त संस्थान का दर्जा दे देते हैं। और जब आप 10 करोड़ रुपया रख लिए, सूक्ष्म वित्त संस्थान हो गए, यानी आप क्या हो गए? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब आप छोटा छोटा लोन लोगों को बांटेंगे, उनसे ब्याज वसूलेंगे, यानी ब्याज लोन देना, ब्याज वसूलना आपका व्यवसाय हो जाएगा, तो आप हो जाएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ढेर सारे लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं उनको मुद्रा रेटिंग देता रहता है, ठीक ना। ब्यूटी करे सर, आपको बिहारी आता है ना? था भाई, हमको कई भाषा आता है, चल बहुत प्यारी लगती है, तो मिथिला वाली भाषा है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई किया तो महाराष्ट्र कन्नड़ सब जगह के बच्चा मिले। आ जाओ, चलो ठीक है, तुम्हारी बात सुन लिए। पूछ रहा आप कहां से? मैं उत्तर प्रदेश हूँ भाई, राजस्थानी आती है, अब इतना भी नहीं मिथिला लेता हूँ, देश के हर प्रदेश को लोग। दरअसल एक, चल सुमित तुम्हारी हर मांग पूरा कर दूंगा। डेवलपमेंट बैंक का काम करती है, हमने आपको बताया, उदय मित्रा चला रही है, मुद्रा योजना चला रही है, स्टार्टअप इंडिया चला रही है, स्टैंड अप इंडिया चला रही है, ये सब काम सीडीबी करती है, ठीक। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो बस एक पढ़ लो, छोटा मोटा वाला। एक है बैंक लोकपाल, कल से शुरू होगा एनपीए, ठीक, कल से शुरू होगा एनपीए, तो 5-7 मिनट की छोटी छोटी बातें बता करके एनपीए शुरू हो, ठीक। चलो, और कृपया मुझे कोई है ना बताए कि सर ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं पढ़ाइए। मैं जानता हूं कौन टॉपिक मुझे किस तरह से पढ़ाना है, कौन टॉपिक आपको समझ में आएगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक ना। तुम समझा, बदमाशी मत करने, पिट जाएगा तुमसे। इधर आ जाओ। बैंक लोकपाल, यह एक पोस्ट है, यह एक पद है, जिसे कहते हैं बैंक लोकपाल या बीओ। बीओ इसलिए कहते हैं कि बैंक लोकपाल को अंग्रेजी में कहते हैं बैंक ओम्बुड्समैन, ठीक। सरकार कह रही है, आरबीआई कह रही है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, जितने भी आरआरबी है, उन सबको एक ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जिसे कहा जाएगा बीओ या बैंक ओम्बुड्समैन या बैंक लोकपाल, ठीक। समझना, ये करेगा क्या? ठीक, याद रखिए, जब भी किसी बैंक और ग्राहक के बीच विवाद होगा, बैंक और ग्राहक के बीच विवाद होगा, और ग्राहक की शिकायत को बैंक समाधान नहीं करेगा, ठीक, 1 महीने तक अगर बैंक ने उस ग्राहक की शिकायत का समाधान नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो सीधे वह ग्राहक कहां जाएगा? बैंक लोकपाल के पास जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बैंक और ग्राहक के बीच शिकायतों की जांच करना बैंक लोकपाल का काम है। किन शिकायतों की जांच करना? ठीक, यदि कोई शिकायत मिली है और 1 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई है,
तो ग्राहक बैंक लोकपाल के पास जा सकता है। ठीक, यह सेमी जुडिशियल संस्थान है। ठीक, सेमी जुडिशियल संस्थान है, यह अर्धन्यायिक संस्थान है। ठीक ना, यह अर्धन्यायिक संस्थान है। आप लोगों के नोट्स की मैं दिक्कत को आज देखूंगा। ठीक ना, यह एक अर्धन्यायिक संस्थान है, सेमी जुडिशियल संस्थान है। अब देखो, यानी हर बैंक को एक ऐसा अधिकारी रखना होगा। कुल मिलाजुला करके बैंक ओम्बुड्समैन का मतलब होता है ये बैंक है, ठीक, ये बैंक है, ये बैंक है। इनको हर बैंक को एक ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जिस ऑफिसर को कहेंगे हम बीओ, बैंक ओम्बुड्समैन या बैंक लोकपाल। क्लियर हो गया? ठीक, अब मान लीजिए ये अधिकारी है, दूसरी तरफ आपका इस बैंक में खाता है, आप इस बैंक के कस्टमर हैं, आप इस बैंक के ग्राहक हैं, पैसा ले दे रहे हैं। आपसे और इस बैंक के बीच कोई विवाद हुआ, आपका काम नहीं कर रहा है। आपने इस बैंक के मैनेजर के पास शिकायत भेजी कि भैया मैनेजर साहब देखिए हमारी एप्लीकेशन दिया, हमारे खाते में दिक्कत है, वो है। शिकायत के 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 मंथ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आप जाएंगे बैंक लोकपाल के पास। अब यह आप और बैंक के बीच के विवादों को सुनेगा, अपना निर्णय लेगा। यह एक सेमी जुडिशियल संस्था होती है, अर्धन्यायिक संस्था। यह क्या होती है? सेमी जुडिशियल संस्था होती है, अर्धन्यायिक संस्था होती है। ठीक, 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की और उन्होंने कहा इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम 2018। और इन्होंने एक बात कही, 2018 के बाद ये अनिवार्य हो गया कि सभी बैंकों को अपने इंटरनल ओम्बुड्समैन नियुक्त करने होंगे, बैंक लोकपाल नियुक्त करने होंगे। बैंक वाले से कोई झगड़ा हो गया तो एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए और 1 महीने इंतजार कर लीजिए। उसके बाद चले जाइए बैंक, उसके बैंक में जाकर पूछिए तुम्हारा लोकपाल कहाँ है, बैंक वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा आपका काम तुरंत कर रहा हूँ। ठीक, समझना, यानी सभी बैंक को 2018 में कहा गया, सरकार ने योजना लॉन्च की, कहा गया सभी बैंकों को अपना इंटरनल ओम्बुड्समैन रखना होगा, सिर्फ आरआरबी को नहीं रखना होगा। आप कहोगे आरआरबी को क्यों नहीं रखना होगा? दरअसल बहुत जल्दी आरआरबी समाप्त होने वाली है। सरकार आरआरबी का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करने वाली है, तो सरकार कह रही है हम इसको पूरा आरआरबी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेके आ ही रहे हैं, तो अलग से इनका ओम्बुड्समैन नियुक्त क्यों करें? ठीक, तो सभी को नियुक्त करना होगा, आरआरबी को नहीं। यह जो इंटरनल ओम्बुड्समैन है, यह ग्राहकों के शिकायतों की जांच करेगा। यह क्या करेगा? ग्राहकों के शिकायत की जांच करेगा। जो शिकायत करता है, ठीक, समझना, यह ग्राहकों की शिकायतों की जांच करेगा। अगर मान लीजिए, ठीक, किसी की शिकायत बैंक से ही है, अब इसमें 2 कंडीशन है, शिकायत बैंक से ही है, आपने एक एप्लीकेशन दिया, 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप चले जाइए इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास। बैंकों की बहुत शिकायत आती रहती है भाई लोगों की। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने कोई शिकायत की और बैंक आपकी शिकायत का समाधान कर रहा है, तो जब वो आपकी शिकायत का समाधान करेगा तो इसकी सूचना भी उस बैंक को, इंटरनल ओम्बुड्समैन को देनी होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? बैंक जाइए, हर बैंक के पास उसके आंतरिक लोकपाल का नंबर होता है, वहां से आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? और उसको एप्लीकेशन दीजिए। तो ये है, यानी समझना, मान लीजिए आप बैंक, आपकी कोई शिकायत है, बैंक को एप्लीकेशन लिखा, बैंक आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करके तो आपको दे देगा, लेकिन जब बैंक कार्रवाई करेगा तो कार्रवाई की रिपोर्ट भी उसे लोकपाल को देनी होगी कि हमारे सामने ये व्यक्ति आया था, इसकी कार्रवाई कर ली। साथ साथ अगर कार्रवाई 1 महीने तक नहीं करता तो सीधे आप लोकपाल के पास जाइए। ठीक ना? आज तक बात यहीं के लिए, कल से हम पढ़ाएंगे, बात करेंगे सीधे एनपीए की। ठीक, 1-2 बात है उसको करके हम सीधे आ जाएंगे एनपीए पर। वाह 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 वाह, 1-2 बात है उसको करके हम सीधे आ जाएंगे एनपीए पर। तो आज की कहानी बस यहीं तक।